भारतीय शहरी ज़िंदगी का पहला नमूना ही इतना कराहत अंगेज़ था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत माशरा बड़ी तेज़ी के साथ पस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी इज़्ज़त और गैरत का सिंबल होते थे, वहाँ बेहयाई पूरी तरह रिवाज पा चुकी है। औरत और मर्द के गैर इखलाकी ताल्लुकात उसके बदतरीन नताइज अपने अरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे मनाजिर देखने को मिलते थे। यूँ लगता है जैसे मुसलमानों के जाते ही हिंदू सिख माशरा अपनी असलियत पर आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा मुझे बाखूबी हो गया था। रिक्शा वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियान लारी अड्डे के नज़दीक उतारा था। हमारे लाख ज़िद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज़्यादती थी। मैंने और दुल्ले ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों ने गंगानगर के लारी अड्डे का रुख किया। इस इसना में मैंने गूंगा बने रहने में ही खैरियत जानी थी। उन लोगों के गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा ज़हन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नज़र नहीं आऊँगा तो मैंने ज़बान बंद रखी। मुझे लुधियाने जाना था। किस्तों में सफ़र करना ही महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और अबूहर की तरफ चल दिए। गंगानगर से लुधियाने तक का सफ़र ऐसे ही था जैसे किसी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो मुल्तान जाए और वहाँ से फैसलाबाद पहुँचे। अबूहर के बसों के अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने दरवाजे पर नज़रें दौड़ाईं। वहाँ दो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हर उतरने वाले को इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन हो कि यही पाकिस्तान का जासूस है। हम अलग अलग उतरेंगे, मैंने दुल्ले के कान में सरगोशी की। वो मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस में खासा रश था जिसकी वजह से हर किसी को उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने दुल्ले के उतरने का इंतज़ार किया। जब वो उतर गया तो मैं भी धक्कम पेल करता पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। नीचे उतरते वक्त मैंने जानबूझकर एक उधेड़ उम्र के सिख को कोहनी मार दी। अंधा है क्या, उसने मेरे पीछे उतरते ही मुझे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा। क्षमा करना महाराज, मैंने भारतीय रस्म और रिवाज के मुताबिक आजिज़ी से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे इस अमल से कम अज़ कम मैं इन दोनों शिकारी कुत्तों की नज़रों का सामना करने से महफूज हो गया और चारों तरफ जाल फैलाए शायद मेरे ही मुंतज़िर थे। दुल्ले के लिए मामूल की बात थी। वो हालात से लापरवाह लारी से कुछ फासले पर बने एक खोखे से बीड़ियाँ ख़रीद रहा था। मैं भी उसके नज़दीक पहुंचा। उसने मुझसे बात करना तो एक तरफ, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अपने आप में मगन रहा। मैं भी उसके रवैये का मतलब बखूबी जान चुका था, इसलिए मैंने भी उससे पहले ही सिगरेट की एक डब्बिया ख़रीद कर वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी कुछ फासले से उसके ताक़ुब में रवाना हो गया। इस अमर पर हम दोनों ही नज़रें रखे हुए थे कि कोई हम दोनों में से किसी का ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब दुल्ले को इस बात का यकीन हो गया कि हम महफूज हैं तो एक जगह खड़ा हो गया। इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त कम ही थी, फिर भी मैंने ख़तरा मोल लेना मुनासिब ना समझा। सत श्री अकाल जी, मैंने उसके करीब पहुँच हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने भी जवाब में इस खूबी से वही अमल दोहराया कि मैं उसकी शानदार एक्टिंग पर हैरान रह गया। लोगों की बात तो छोड़े, खुद मुझे इस बात का यकीन होने लगा कि हम काफ़ी अरसे बाद पहली मर्तबा मिले हैं। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हुए हम बिलाखिर एक होटल के करीब पहुँचे। भारत में अमूमन 2 किस्म के होटल पाए जाते हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन यानी सब्जियां खाने वाले हैं और दूसरा उनके जो मीट खाने वाले हैं। मुसलमानों की गोश्त खोरी चूँकि मशहूर है, इसलिए हम लोग ऐसे होटलों में जाने का रिस्क कम ही लिया करते हैं, ख्वाह वहाँ हलाल गोश्त ही क्यों ना फ़रोख्त हो रहा हो। मैंने सरसरी नज़रों से जायज़ा लिया। होटल के बाहर लिखा था प्रेम विष्णु ढाबा। विष्णु वो लोग होते हैं जो अंडा गोश्त वगैरह नहीं खाते और ऐसे मामूली दर्जे के होटल अमूमन ढाबा कहलाते हैं। दुल्ले ने जानबूझकर उसका जगह का इंतखाब किया था क्योंकि यहाँ अमूमन गरीब लोग ही खाना खाते हैं और ऐसे ढाबे ज़्यादा मुश्तबा भी नहीं होते। प्रेम विष्णु ढाबे के एक कोने में रखी मेज़ पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया। जैसे ही एक मैले कचेले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलूद प्लेटों में खाना वहाँ रख कर गया, हम दोनों ही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफ़र थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम कदम पर गिरफ्तारी और मौत का ख़तरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूँगा कि मैं अपने जहन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें ज़रा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी। मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दुल्ले ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। आमीन, हम दोनों के मुँह से इकट्ठे ही निकला। उसने एक मरतबा फिर मुझे रास्ते की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफ़र के आदाब के मुतालिक आगाही दी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की आदत से आगाह किया। गो के उन बातों का मुझे इल्म पहले से ही था, फिर भी बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फ़ी अमानिल्लाह, उसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा।
दूल्हा वहीं रह गया, मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। न उसे मेरी मंजिल का इल्म था, न मुझे उसके ठिकाने की खबर। अब मैं था और खुदा की जिल्लत, मेरा अज़म था और उसकी नज़र करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैं ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और मैं अब अपने आप को बिल्कुल चुस्त और होशियार महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शे पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शे से मैंने अड्डे के बाहर ही उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाने को बसें जाती थीं, लेकिन मैंने उनके ज़रिए न जाने क्यों सफ़र करना मुनासिब ना समझा। मैं मोगे जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबूहर से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं 2 सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहाँ बैठने वाली सवारी ज़्यादातर तवज्जो बाहर के मनाज़िर देखने पर सर्व करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका उसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरले पर नहीं पहुंचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चालाक होने के बावजूद मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शहरी का भेस बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था, खुदाया यहाँ कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बामुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल से ही अकल से ही कोरा दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। उसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल दी। कहाँ जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। मोगा। उसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नज़र जमाते हुए जवाब दिया। यार जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। उसने अभी तक मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे उसे उस बात का एहसास हो गया कि औरत का खामद उसके साथ ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि टिकटिकी बांधे उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख भी रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहाँ जाएंगे आप? रीगल सिनेमा। मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नज़दीक है। दरअसल मेरे चचा ज़ाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दानिस्त में उसकी कमज़ोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ ग्लैमर से भरपूर फ़िज़ा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों के जज्बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सैनमा के हवाले से गुफ्तगू। दरअसल मेरा चचा ज़ाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दानिस्त में उसकी कमज़ोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ के ग्लैमर से भरपूर फ़िज़ा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों के जज्बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सैनमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में उसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगानगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको उनके पास ले जाऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने कहा। मोगा पहुंचने तक हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी सिना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती वो हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ छाबड़ी फरोशों से खरीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगा पहुंच गए। अब उससे जान छुड़वाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने उसकी मदद से मोगे का सारा नक्शा हिफ्ज कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रीगल सिनेमा के दरवाजे पर अपना मुंतज़िर पाएंगे। गोयल यारों का यार है, एक दफ़ा तुम्हारा तारुफ करवा दूंगा। सारी ज़िंदगी तुम्हें मोगा में सिनेमा की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने उसे सोचने का मौका ही ना दिया और सत श्री अकाल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाजा कर रहा था। मुसलसल सफ़र ने थका डाला था और आंखों में जलन के साथ साथ सर दर्द ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में सफ़र जारी रखना ख्वाम खा बुखार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की। अब मैं मोगा के मेन बाज़ार में दाखिल हो रहा था। यहीं एक मामूली से होटल को मैंने अपनी शब बसरी के लिए मुंतखब किया। शाम के तकरीबन 6-7 बजे मैं करतार होटल में दाखिल हुआ। उस होटल का मालिक एक रिटायर्ड DSP था और मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो पुलिस का ख़ास अड्डा था। मोगा एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर है। इसके अलावा यहाँ एक होटल ही था, लेकिन ये सब भी इसके अलावा यहाँ 1-2 होटल ही थे। लेकिन ये भी अजीब बात थी कि मैं सबसे पहले पहुँचा ही इस होटल में था। होटल के नीचे एक हॉल कमरा था जिसके ऊपर 3-4 कमरे बने हुए थे, जिसकी छतें एक दूसरे के साथ मिली हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे अंदरूनी शहर मकानात होते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज? हॉल कमरे के कोने में शोकेस के पीछे कुर्सी पर बैठे एक दाढ़ी वाले सिख ने मुझसे पूछा। उसका चेहरा शोकेस पर रखे मिठाई के थालों के पीछे छुपा हुआ था। शोकेस जिससे वो काउंटर का काम भी ले रहा था। उसके एक कोने में उर्दू अखबार, हिंदी समाचार रखा हुआ था। मशरक़ी पंजाब में अधेड़ उम्र के ज़्यादातर सिख उर्दू अखबारात ही पढ़ते थे, इसलिए उस वक्त मेरे जहन में कोई शक पैदा ना हुआ। यही मेरी गलती थी जिसका खमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा।